हेलो एवरीवन। द हिंदू एनालिसिस में 30th ऑफ जुलाई के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। और इस हिंदू एनालिसिस में हम तीनों चीजों को कवर करेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेंस के अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यूज को किस तरीके से कवर किया जा सकता है। तो हर न्यूज को हम तीनों पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे कोटेशन के साथ। वन डे और डे वन यू डिसाइड। सी ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन हमें बहुत सारी जगह पे हम क्या करते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आंसर राइटिंग के अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं कि जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब आंसर राइटिंग करना शुरू करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं बट उठते नहीं है जान के। वो भी हम सोचते हैं कि ठीक है आज नहीं, हम कल से उठेंगे, अगले महीने से करेंगे। रिवीजन नहीं करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचते हैं कि अभी नहीं, वीकेंड में रिवीजन करेंगे या फिर नेक्स्ट मंथ से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। दैट वन डे वी विल गेट अप इन द मॉर्निंग, वन डे वी विल स्टार्ट राइटिंग आंसर, वन डे वी विल स्टार्ट रिवाइजिंग। तो आपको अपना जो पैराडाइम है ना वो चेंज करना है। आपको आज के दिन को ही डे वन बनाना है। दिस इज गोइंग टू बी अ डे वन जब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ डे वन जब आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ डे वन जब आप जितने घंटे आपको पढ़ना है उतने घंटे पढ़ेंगे। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको वन डे वाली फिलॉसफी में बिलीव करना है या फिर डे वन वाली फिलॉसफी को प्रैक्टिस करना है। चलिए आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। तो टॉपिक्स में आज हम देखेंगे सबसे पहले पिथौरागढ़ के ऊपर न्यूज़ है नेपाल को लेकर। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी दो हम आर्टिकल्स देखेंगे। देन लैब्स ऑन व्हील के बारे में भी एक यहाँ पे आर्टिकल था, उसको देखेंगे। देन आरबीआई के बारे में डिस्कशन करेंगे। AIIB के ऊपर भी एक न्यूज़ थी, उसको देखेंगे। देन पल्सेस के प्राइसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड देन हम फाइनली पॉजिटिविटी रेट के बारे में देखेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी पिथौरागढ़ को लेके। देखिए यहाँ पे नेपाल ने कहा डू नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन फॉर आवर सिटीजन। हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे कालापानी वाले रीजन है जिसमें आपको पता है डिस्प्यूटेड एरिया है। कालापानी रीजन इज अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। अब नेपाल करता क्या है, देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पे बातें होती हैं दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, दोनों देशों के ऑफिशियल्स के बीच में। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम एक सीडीओ दाराचुलान जो नेपाल में फॉल करता है, उसने दाराचुला जो पिथौरागढ़ में फॉल करता है वहां के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को लिख के दिया है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेपालीज लोग हैं, आप उनको फ्री मूवमेंट के लिए रोकिए मत। देखिए फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने जो कि दूसरी कंट्री के हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को इस तरीके से कुछ लिखा हो। क्योंकि अभी तक जो बातें करी जाती थी वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे करी जाती थी, डिप्लोमेटिक लेवल पर ये सब चीजें मैनेज करी जाती थी। ये वो रीजन है जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है। देख रहे हैं आप, कालापानी है, लिपू लेक है, लिम्पेदुरा रीजन है। यहां पर इस पूरे रीजन, शेडेड रीजन को लेकर जो प्रॉब्लम है वो दोनों देशों के बीच में है। अब बात करते हैं कि नेपाल और क्या क्या चीजें कर रहे हैं। एक तो उसने ये कहा, अपने सीडीओ के द्वारा ये लेटर लिखवाया कि आप हमारे सिटीजन्स को फ्री मूवमेंट से रोकिए मत, ऑब्स्ट्रक्शन मत करिए। दूसरा, उसने इस चीज को सपोर्ट करने के लिए जो सगोली ट्रीटी 1816 की थी उसके बारे में भी बात करिए। तो इस सगोली ट्रीटी भी एग्जाम के लिए आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से। मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर्स में कोई भी चीज जो हिस्ट्री से रिलेटेड अपीयर होती है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कोई भी कंट्री जब भी डिस्प्यूटेड रीजन के बारे में बात होती है ना, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए दूसरी कंट्री पे अपने पॉलिटिकल मैप्स को चेंज करता है। और यहीं पे नवंबर 2019 में नेपाल ने भी यही किया, अपने पॉलिटिकल मैप्स को चेंज किया और जो डिस्प्यूटेड रीजन होते हैं उनको वो अपने मैप्स में दिखाना शुरू कर देता है। नेपाल ने भी ये किया। पार्लियामेंट लेवल पे भी इसने बार बार इस इश्यू को उठाया ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। और ये सब चीजें ज्यादा शुरुआत कब हुई, जब मिस्टर केपी ओली प्राइम मिनिस्टर बने तब से। आपको पता है कि देखिए भूटान है, भूटान भी हमारा नेबर स्टेट है। ये जो नेबर कंट्री है ज्यादातर इसका इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ रहता है। जब भी कोई भी डिस्प्यूट होता है भूटान ज्यादातर हमारी साइड लेता है। लेकिन नेपाल का शुरू से जो इंक्लिनेशन रहा है वो चाइना को लेकर रहा है। चाइना अगर कहता है दिन है तो ये कहेगा दिन है, चाइना कहता है रात है तो ये कहेगा रात है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंक्लिनेशन अभी जो है इसकी नेपाल की वो चाइनीज डायरेक्शन में ज्यादा है। बट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर मेंस के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बताइए, तो आप इस रीजन को भी एक पॉइंट की तरह मेंशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो कालापानी रीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा तो इंडिया नेपाल बॉर्डर रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके की चीजें जो है इंटरव्यू लेवल पे भी पूछी जाती हैं कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कैसे चल रहे हैं बताइए, और किस रीजन को लेके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, अभी ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था जो कि हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। तो इंटरव्यू लेवल पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा जो न्यूज था मैंने आपको तीनों पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के तरीके से बता दिया। चलिए अब देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है, डेफिनेटली आपने न्यूज में पढ़ लिया। एजुकेशन पॉलिसी जो है ये आ चुकी है। 34 साल के बाद एक ये पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। इससे पहले 1968 के अंदर और 1986 के अंदर ये पॉलिसी हमारी आई थी। कुछ चीजें जो है क्लॉजेज आपको जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्लॉजेज आप लिखेंगे मेंस के अंदर और यही क्लॉजेज प्रीलिम्स के क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनको 4 साल का कर दिया गया है, एमफिल को स्क्रैप आउट कर दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। साथ में ही यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करी जा रही है 3 साल से 6 साल तक, और 2030 तक कहा जा रहा है कि जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो हम अचीव कर लेंगे
एट द सेम टाइम हम जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो उसको भी 100% तक ले जाएंगे। ये कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब देख लेते हैं, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि 34 साल के बाद ये पॉलिसी आई है, पहले 1968 में आई थी, 1986 में उसके बाद आई थी। तो ये फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के अंदर। मेंस के अंदर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लिख देंगे तो फैक्ट से आपके 1-2 पॉइंट्स और ऐड हो जाते हैं, मार्क्स मिलने में आसानी रहती है। यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पैनल को हेड कौन कर रहा था। तो इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन जो है उन्होंने इस पैनल को हेड किया था और 2018 में ही अपना ड्राफ्ट प्रपोजल जो था वो बाहर वो लेके आए थे और पब्लिक डोमेन के अंदर उन्होंने रख दिया था ताकि फीडबैक जो है पब्लिक में अगर कोई इसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो वो कर सके। इसके अलावा कुछ और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि देखिए जब से मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था तब भी ये बात करी जाती थी कि एजुकेशन के अंदर हमें 6% ऑफ जीडीपी देना चाहिए अगर हम सच में कुछ रिमार्केबल चेंजेस देखना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के अंदर, लेकिन ऐसा दिया नहीं जा रहा था, इतना पैसा नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर दोबारा से ये चीज़ कही गई है कि हम 6% ऑफ जीडीपी जो है वो एजुकेशन के अंदर लगाएंगे ताकि एक एक्सपेक्टेड लेवल जो हम एजुकेशन चाहते हैं अपनी कंट्री के अंदर। दूसरी चीज़ जो है इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ HRD जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही हुआ करता था, इसको MHRD में ट्रांसम्यूट किया गया एंड देन फाइनली बैक टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर हमारी कंट्री ने सिर्फ रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, लेकिन हम प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाए क्योंकि हमें पता नहीं था कि इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अब हमें पता है कि जो डिजिटल एजुकेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो एजुकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हम पढ़ ही चुके हैं, हम 2030 तक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कर देंगे और साथ में ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो भी हम 100% तक लेके जाएंगे। देन हायर एजुकेशन की भी बात करी जा रही है, यहाँ पे एक नए रेगुलेटर बनाने की बात करी जा रही है, मतलब लीगल एरिया को छोड़कर और मेडिकल जो आपके हायर कोर्सेज होते हैं उनको छोड़ के बाकी एरियाज के लिए एक अम्ब्रेला रेगुलेटर जो है बना दिया जाएगा। चलिए लैंग्वेज के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए जब ड्राफ्ट प्रपोजल आया था ना इसका, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी लैंग्वेज को लेके, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि हिंदी जो है ये सभी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टेट्स ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि आप हिंदी को हमारे ऊपर इंपोज नहीं कर सकते हैं। जब ये अपोजिशन वेरियस स्टेट्स की तरफ से देखा गया तो ये डिसाइड किया गया चलिए ठीक है हिंदी नहीं देते, आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यूज कर लीजिए और आप खुद ही डिसाइड करिए कि कौन सी 3 लैंग्वेजेस आप चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तमिलनाडु स्टेट है वो चाहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए, तमिल होनी चाहिए और साथ में उर्दू होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो इस तरीके से स्टेट अपनी 3 लैंग्वेजेस को डिसाइड कर सकते हैं। देन कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर जो है, अब जो एजुकेशन कराई जा रही है ना वो मार्केट ड्रिवन है, मतलब मार्केट में डिमांड क्या है, किस स्किल की डिमांड है। तो यहाँ पे देखिए कोडिंग जो है वो कराई जाएगी, वोकेशनल एक्टिविटीज जो स्टूडेंट्स को वो सिखाई जाएगी, साथ में ही हम अपने कल्चर को भी नहीं भूल रहे हैं। तो जो इंडिजिनस नॉलेज है जो अभी तक हम नेग्लेक्ट करते आ रहे थे उसको भी इसमें आज की प्रेजेंट जो एजुकेशन स्टाइल होगा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर जगह दी गई है। देन एक बहुत अच्छी चीज़ जो करी जा रही है वो है जो क्रैमिंग हमारा पैटर्न होता था, हम चीज़ों को रट के जाते थे एग्जाम में, जो फैक्ट्स को याद करके जाते थे, उससे हम अब शिफ्ट हो रहे हैं और अब अंडरस्टैंडिंग पे जा रहे हैं। तो अब हमें रटना नहीं पड़ेगा, रटने वाली चीजें नहीं होंगी, उसके मार्क्स नहीं होंगे, फैक्ट्स को मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को एक और अपॉर्चुनिटी दी जा रही है दैट दे विल बी अलाउड टू टेक द एग्जाम ट्वाइस, 2 बार वो एग्जाम ले सकते हैं ताकि उनकी पासिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। मैंने आपको डिजिटल ड्राइव के बारे में बता ही दिया कि कोविड-19 के बाद हमने बहुत सारे लेसन सीखे हैं और ये देखा है कि टेक्नोलॉजी के अंदर हमें कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज लानी पड़ेगी अपनी, क्योंकि इस बार देखा गया था कि काफी सारे स्टूडेंट्स उनके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, कुछ लोगों के यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। तो डेफिनेटली आप किस तरीके से उनको डिजिटल मीडियम से एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। तो यहाँ पर डिजिटल एजुकेशन उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, टीचर एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। आपको पता है दीक्षा पोर्टल स्टार्ट किया गया था, वो टीचर्स के लिए ही स्टार्ट किया गया था खास तौर पे, इवन तो स्टूडेंट्स और जो पेरेंट्स है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते थे उसके अंदर, लेकिन टीचर्स को कैसे एजुकेट किया जा सके, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर वो कैसे पढ़ाएंगे, उनको और इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बनाया जा सके, इसके बारे में भी बात करी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके। कुछ भी पॉइंट इसमें से प्रीलिम्स के एग्जाम में बन के आ सकते हैं, मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। एक मेंस का क्वेश्चन वैसे हम इसके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। कुछ और पॉइंट्स इसके अंदर इंपॉर्टेंट थे, 4 इयर्स बैचलर डिग्री हम डिस्कस कर ही चुके हैं, साथ में एक एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा क्रेडिट का। आपको पता है कोर्सेज के ऊपर क्रेडिट मिलते हैं और वो जो क्रेडिट है एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। एट द सेम टाइम हमने देखा है काफी सारे कॉलेजेस जो होते हैं उसमें लिखा होता है एफिलिएटेड फ्रॉम XYZ ABC। ये जो सिस्टम है ये भी आगे आने वाले 15 सालों में धीरे धीरे करके फेज आउट कर दिया जाएगा। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है वो बेसिकली एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है, वो फ्यूचर को ध्यान में रख के बनाई गई है, तभी जो मार्केट ड्रिवन डिमांड्स है, जो मार्केट की डिमांड है उसको ध्यान में रख के और साथ में हमारे जो कल्चरल ईथोस है उनको भी ध्यान में रख के बनाई गई है। एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो रमेश पोखरियाल निशंक है उन्होंने इसको एक लैंडमार्क पॉलिसी डिसीजन जो है वो बताया है।
अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि अभी जो पैटर्न होता था 10+2 का, उसको हम चेंज कर रहे हैं 5+3+3+4 के अंदर। अब ये क्या है, देखिए पहले हम एक पैटर्न फॉलो करते थे जिसमें हम 10 ईयर्स यहाँ पे 10th क्लास करते थे, आपने 6 ईयर्स टू 16 जो आपकी एज होती थी 10th क्लास आपने पास कर ली, फिर 11th और 12th का पैटर्न होता था, तो 10+2 हम देखते थे। लेकिन अभी ये रहेगा 5+3+3+4। पहले जो यहाँ पे 5 साल है वो आपके फाउंडेशनल स्टेज के रहेंगे, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड जो 2 साल है यहाँ पर 3+2 में क्लास फर्स्ट और सेकंड आप पास करेंगे। देन आएगा आपका प्रेपरेटरी स्टेज जहाँ पे आप 3 साल देंगे, जहाँ पे आप डिस्कवरी एक्टिविटी बेस्ड चीज़ों को करना सीखेंगे। देन 3 साल आप देंगे मिडिल स्टेज के अंदर, जहाँ पे आप बेसिक जो साइंस मैथमेटिक्स होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस पढ़ना शुरू करेंगे, ये मिडिल स्कूल वाली बात है। फिर आप नेक्स्ट 4 ईयर्स जो है वो अपनी सेकेंडरी स्टेज में देंगे, जिसमें आप क्लास 9th 10th 11th 12th के बारे में पढ़ेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी करेंगे। देन आपके यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। तो अब हम पुराने मॉडल्स 10+2 से चेंज होके 5+3+3+4 पे आ रहे हैं। अब अगर मेंस का एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है तो इसका आंसर करिएगा, डू यू थिंक न्यू हायर एजुकेशन पॉलिसी विल मेक एन इक्विलिब्रियम बिटवीन करंट डिमांड ऑफ द मार्केट एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप 150 वर्ड्स में इसका आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो हमारी थी वो थी लैब्स ऑन व्हील्स फॉर कोविड टेस्टिंग, 20 मोबाइल लैब्स और इक्वल नंबर ऑफ एम्बुलेंसेज जो है वो रोल आउट करी गई हैं। अब ये किस लिए करी गई है, देखिए कोविड-19 की जो टेस्टिंग है उसको करने के लिए ये मोबाइल लैब्स को स्टार्ट किया गया। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एक हॉस्पिटल था, एक मोबाइल हॉस्पिटल जो था वो लॉन्च किया गया था, ताकि पेशेंट्स को जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल तक आना पड़े, वहां पे बेड्स जो थे वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए जाते थे। 2 घंटे के अंदर पूरा एक जो रेडी टू मूव हॉस्पिटल था उसके बारे में हमने पढ़ा था। किसने बनाया था, मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको याद है अपने वो एमसीक्यूज देखे तो बताइएगा। यहाँ पर जो लैब्स है वो हमने मूविंग लैब्स बनाई है, ताकि कोविड-19 के लिए पेशेंट्स को हॉस्पिटल या लैब में आने की जरूरत नहीं है, हम ही उनके पास जाएंगे और वहां पे इस पर्टिकुलर लैब के अंदर 10 से 12 काउंटर होंगे और उन 10 से 12 काउंटर्स के अंदर टेस्टिंग करी जा सकेगी। इसके अंदर ऑक्सीजन जो बेड्स है वो भी लगाए गए हैं और साथ में ही आगे आने वाले टाइम में 20 और ऐसी मोबाइल लैब्स जो है वो प्रोवाइड करी जाएंगी। अब इन मोबाइल लैब्स को लॉन्च करने का पर्पस क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हर बार लोग जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स या लैब्स में अपनी कोविड टेस्टिंग कराने के लिए। तो ये जो लैब्स हैं, मूविंग लैब्स हैं, ये जगह जगह जाएंगी 12 काउंटर्स के साथ। ईच लैब के अंदर जो अवेलेबल है 12 लोगों की जो टेस्टिंग है वो एक बारी में करी जा सकेगी। और इन लैब की टेस्टिंग के बाद अगर कोई भी पॉजिटिव निकलता है, कोविड पॉजिटिव निकलता है, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर ने ये जो लैब्स है और 20 एम्बुलेंसेज जो है वो प्रोवाइड करी है। अब आरटीपीसीआर जो है आपको पता है एक टेस्ट है, देन रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है। अभी तक जो ये टेस्ट है ये कंडक्ट किए जा रहे थे जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं और जो लैब्स होती हैं। अब जो हमारी ये मूविंग लैब है यहाँ पर भी आरटीपीसीआर के जो टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, साथ में रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो भी पोटेंशियल कोविड पेशेंट के ऊपर कंडक्ट किए जाएंगे। इससे क्या होगा, बेसिकली जो हॉस्पिटल और लैब्स के ऊपर जो प्रेशर था नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट करने का वो काफी हद तक कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई मस्ट कंटिन्यू मॉनेटरी ईजिंग पॉलिसी सेज आईएमएफ ऑफिशियल। आईएमएफ ऑफिशियल का कहना है जो आरबीआई मॉनेटरी ईजिंग कर रहा है उसको इसे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। देखिए कोविड की वजह से पहले तो इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ और अभी भी ऐसा हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो केसेस हैं इंक्रीज हो रहे हैं और जो स्लो डाउन है वो और भी इंक्रीज हो सकता है। और इसी वजह से इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि आरबीआई को अपने मॉनेटरी ईजिंग के जो मेजर्स हैं उसको कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। आरबीआई ने किया क्या है, कुछ स्टेप्स लिए यहाँ पे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो स्टांसेस हैं उसने रेपो रेट को 115 बेसिस पॉइंट से कम किया है और सिमिलरली रिवर्स रेपो को 145 बेसिस पॉइंट से कम किया। अब इससे होगा क्या, देखिए जब आप रेपो रेट को कम करते हैं, रेपो रेट होती क्या है, ऐसी रेट जिसपे आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, ठीक है, ये हो गई रेपो। रिवर्स रेपो में क्या होता है, जब बैंक्स आरबीआई के पास पैसा रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं। यहां पे अगर हमने यही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी, जैसे मान लीजिए पहले ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 थी और अब उसे 5 कर दिया, मतलब बैंक्स को अब जो पैसा है वो सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है। मतलब बैंक्स यहां पे ज्यादा से ज्यादा पैसा लेंगे और वो आगे बिजनेस और इंडस्ट्रीज को देंगे ताकि वो एक्सपेंड कर पाए। सिमिलरली अगर रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया, मान लीजिए पहले 5 था, पहले 5% इंटरेस्ट मिलता था बैंक्स को आरबीआई के पास पैसा रखने का, अब वो 4 ही मिलेगा। तो यहां पे बैंक्स के पास ज्यादा बेनिफिट है नहीं आरबीआई के पास पैसा रखने का और वो कोशिश क्या करेंगे कि ये पैसा अपने पास ही रखा जाए और बाद में ये बिजनेसमैन को किसी ना किसी तरीके से लोन के तौर पे दे दिया जाए। जब ये पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन के पास जाएगा, वो अपनी बिजनेस एक्टिविटी को शुरू करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जो हमारी इकोनॉमी है उसको कहीं ना कहीं फिलिप मिलेगा। तो यहां पे जो आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ईज करने का जो प्रोसेस स्टार्ट किया है, इसके कुछ बेनिफिट हमें आगे आने वाले महीनों में दिख सकते हैं।
और ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जैसे आगे आने वाले टाइम में कोविड-19 के जो केसेस है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाएंगे, वैक्सीन आपके पास अवेलेबल होगी, तो इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं उस चीज का पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा। तो दिस वाज द न्यूज अबाउट आरबीआई। नेक्स्ट न्यूज हमारी AIIB को लेके है। AIIB के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जिन, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है AIIB का, जो कि एक बीजिंग बेस्ड बैंक है, उसका बिगेस्ट रेसिपिएंट है। अब उनका कहना ये भी है इसके अंदर कि देखिए, द बैंक इज बैक्ड बाय चाइना। चाइना का अगर शेयर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है इसके अंदर, उसके बाद नंबर आता है इंडिया का। अगर चाइना के शेयर की बात करी जाए तो इट इज अराउंड 26% और इंडिया का शेयर इज 7.62%। लेकिन यहां पे मिस्टर जिन ने कहा कि जो बैंक है इट मेक्स डिसीजन एपॉलिटिकली, मतलब इट्स एन एपॉलिटिकल एंटिटी जो कि पॉलिटिकल चीजों को देख के अपने डिसीजन नहीं लेता है। ये कह रहा है कि देखिए, इंडिया और चाइना के बीच में अभी स्कर्मिशेस चल रही हैं, कुछ ना कुछ बात को लेके, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इंडिया ने चाइना की एप्स को डिसकंटिन्यू किया है। एट द सेम टाइम जो चाइनीज है वो भी बॉर्डर्स पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट हमारा जो डिसीजन है इंडिया को लोन देने का कोविड-19 से ओवरकम करने के लिए, वो पॉलिटिकल चीजों पे बेस्ड नहीं रहेगा, वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जाएगा। अगर कोई भी कंट्री डिजर्व करती है तो उसको ये लोन दिया जाएगा। अभी तक काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जहां पर ये लोन जो है वो दिया जा चुका है और सो फार 19.6 बिलियन का जो लोन है वो बैंक इशू कर चुका है 87 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 24 डिफरेंट कंट्रीज को। इंडिया के बाद जिस कंट्री का नंबर आता है वो है टर्की, जिसको 1.95 बिलियन डॉलर्स का जो लोन है वो दिया जा चुका है। मिस्टर जिन जो है उनका दोबारा रीअपॉइंटमेंट हुआ है एज अ प्रेसिडेंट और उन्होंने ये बात को असर्ट करते हुए कहा है कि जो बैंक है इट्स एन एपॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर बैंक की बात करी जाए तो बैंक ने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अंदर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंड किया है और आइडिया जो था बैंक का AIIB बनाने का वो था मिस्टर शी जिनपिंग का। 2013 में वो इसको लेके आए थे और धीरे धीरे अगर देखा जाए जो बैंक की पार्टिसिपेशन है, बैंक को जो कंट्रीज ज्वाइन कर रही है वो नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। आज के टाइम में देखा जाए तो 102 से 103 कंट्रीज जो है वो AIIB के मेंबर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस जो AIIB है, ADB है, इस तरीके के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्या वो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं या नहीं लेते हैं। अभी हमने देखा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे जो स्टेटमेंट्स अभी पिछले कुछ दिनों में देखे कि इन्होंने चाइनीज के फेवर में दी है, वो कहीं ना कहीं हमें बताता है कि जो ये इंस्टीट्यूशन है अपने आप में पॉलिटिकल बन चुका है। इसी वजह से US WHO और चाइना के बीच में अभी एक तरीके से वर्बल वॉर जो था वो शुरू हो गया था। लेकिन AIIB ने यहां पे अपने आप को क्लियर करते हुए कहा है कि वी आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और हमारा पॉलिटिकल क्या इक्वेशंस बन रही हैं दो कंट्रीज के बीच में, उससे हमारा लेना देना नहीं है। तो क्वेश्चन मेंस के अंदर पूछा जा सकता है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं क्या वो पॉलिटिकल होते हैं अपने नेचर में, या फिर जो काम उनको दिया गया वही वो काम करते हैं। जैसे कि WHO का काम जो है वो हेल्थ से कंसर्निंग है और AIIB का काम जो है वो इकोनॉमी से कंसर्निंग है। तो आप WHO का जो एग्जाम्पल है वो भी दे सकते हो, AIIB का एग्जाम्पल भी दे सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है हाई प्राइसेस ऑफ पल्सेस में अफेक्ट न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो अभी क्या है, पल्सेस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इसी वजह से जो हमारा डाइट पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद देखा कुछ ऐसे आइटम्स है खासतौर पे जो प्रोटीन रिच आइटम्स थी उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऐसी वेजिटेबल्स, पल्सेस, एग्स, इनके प्राइसेस इंक्रीज हो गए और इसी वजह से लोगों ने इन आइटम्स का कंजम्पशन जो है वो कम कर दिया। ये एक स्टडी करी थी टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ने और इसके रिजल्ट्स अभी सामने आए हैं। तो यहाँ पे इस स्टडी को पेंडेमिक प्राइसेस कहा गया है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए सीरियल्स जैसे व्हीट है, राइस है, नॉन सीरियल्स अनियन, टमाटोस, पोटैटोस या फिर पल्सेस हैं, एग्स हैं, इनके प्राइसेस को कंपेयर किया गया है दो डिफरेंट टाइम ब्रैकेट्स के हिसाब से और ये पाया गया कि ऐसे फूड आइटम्स, प्रोटीन रिच फूड आइटम्स थी, उनके प्राइसेस जो है उनमें काफी ज्यादा इंक्रीज देखा गया, काफी इन्फ्लेशन देखा गया उसके अंदर। इस स्टडी ने यह भी बताया कि जो राइज इन प्राइसेस है वो ज्यादातर नॉन सीरियल में देखे गए कंपेयर टू सीरियल्स। जब लॉकडाउन हमारा लिफ्ट हुआ उसके बाद जो सीरियल्स के प्राइसेस थे, एग्स, पोटैटोस के प्राइसेस थे, अनियंस के प्राइसेस थे, टोमेटोस के प्राइसेस थे, कुछ हद तक वहां पे तो स्टेबिलिटी देखी गई, लेकिन प्रोटीन रिच पल्सेस जो थी उसके प्राइसेस आज के टाइम पर भी काफी ज्यादा है। एग्स के बारे में भी बताया जा रहा है कि जब एग्स के प्राइसेस जब लॉकडाउन लगा था तो डर के मारे लोगों ने एग्स का कंजम्पशन कम कर दिया था और इसी वजह से प्राइसेस डाउन हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे इसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए। देखिए जो भी पेंडेमिक है इसका आपके फूड हैबिट्स पे कैसे इंपैक्ट जाता है, क्योंकि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होगा तो उसकी कंजम्पशन कुछ हद तक कम हो जाती है। ये चीज पूरे आर्टिकल के अंदर बताई गई है और एक चीज इंश्योर करने के लिए कहा गया है कि आपको कहीं ना कहीं प्राइस की स्टेबिलिटी तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, जो आपकी डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट होगी। वैसे भी इंडियन डाइट को प्रोटीन डेफिशिएंट माना जाता है। इवेंचुअली ये कहीं ना कहीं हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो आपके लिए जनरेट करेगी और फिर खर्चा आपको हेल्थ के ऊपर करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज बात करिए ड्रास्टिक जंप इन स्टेट्स क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट। देखिए पॉजिटिविटी रेट के बारे में इसमें देखेंगे कि ये होती क्या है और अभी बताया गया है कि यहां पर वेरियस स्टेट्स जो हैं वहां पे नेशनल एवरेज से भी ज्यादा जो है पॉजिटिविटी रेट देखा गया। इसको हम TPR कहते हैं। वैसे
इट इज अ टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो कि नेशनल एवरेज पे इंडिया लेवल पे डिसाइड करी जाती है और फिर हर स्टेट की पर्टिकुलर जो रेट होती है वो भी निकाली जाती है। नेशनल एवरेज की बात करें, इंडिया का जो एवरेज है 11.2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों ने टेस्ट दिया तो 11.2 लोगों का जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। अब काफी सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिसका नेशनल एवरेज से ज्यादा स्कोर है, जैसे बिहार के अंदर ये 17.09 है, वेस्ट बंगाल में 14.51 है, पुदुचेरी में भी काफी ज्यादा है 17.70, देन महाराष्ट्र के अंदर 19.62, कर्नाटका में 16.21, महाराष्ट्र का अभी तक का सबसे ज्यादा है। यूटीज के अंदर देखें तो पुदुचेरी का ज्यादा है। तो यहाँ पे 100 लोगों का अगर टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर 19 से 20 लोग जो है वो पॉजिटिव निकलते हैं। दिस इज द TPR, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट। जितनी रेट ज्यादा होगी ऑफकोर्स उतना खतरा ज्यादा है, जितना कम रेट होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। टीपीआर के बारे में देखते हैं। सो इट्स अ वाइटल मार्कर इन असेसिंग स्प्रेड ऑफ आउटब्रेक। ये आउटब्रेक जो है ये पेंडेमिक है, इसका स्प्रेड कितना है ये हमें टीपीआर से पता चलता है। एक होती है सीपीआर, क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट। इसके अंदर अभी तक के, देखिए टीपीआर तो एक स्पेसिफिक टाइम का हो गया, अभी तक के शुरुआत से लेके अभी तक जितने लोगों को आपने टेस्ट किया है उसमें क्या रेट आया है वो हमारा सीपीआर बताता है। ठीक है, यहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि जो टीपीआर है आपकी 5% होनी चाहिए। अगर 2 वीक्स तक ये 5% या इससे नीचे रहती है तो उस सिनेरियो के अंदर आप अपने पब्लिक हेल्थ मेजर, जो आप लॉकडाउन लगाते हैं या फिर कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, मास्क डालना है, इन सब चीजों को कुछ हद तक रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि 19% भी है स्टेट्स के अंदर, 5% आने में थोड़ा टाइम लगेगा और इससे नीचे जाने में तो टाइम लग सकता है। और 2 वीक तक अगर हम इसे सस्टेन कर पाते हैं तभी हम अपने जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उसको कुछ हद तक रिलैक्स कर पाएंगे। अगर स्टेट का जो हमने डेटा पीछे भी देखा था, यहां पर भी देखें तो महाराष्ट्र 19% पे है, बिहार भी 17% पे है, कर्नाटका 16% पे है। इनको लेस देन 5% आने में अभी टाइम लग सकता है। ठीक है, अगर लोएस्ट पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का 1.80 काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, त्रिपुरा का भी 3.16% है, हिमाचल का भी कम है 3.69%, सिक्किम का 3.74, राजस्थान का 4.15%। तो WHO के जो यहाँ पे 5% का मार्क है उसको ये कंप्लाई कर रहे हैं। निमहेंस जो इंस्टीट्यूट है यहां पर भी कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो हमें 5% और इससे बिलो रखनी है। कुछ स्टेट हैं जो कि टीपीआर को 5% और इससे नीचे रखने में कामयाब रहे हैं और लॉकडाउन के टाइम पे काफी सारे स्टेट्स ऐसा कर पाए थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया हमने देखा कि वहां पर जो नंबर ऑफ केसेस है वो शॉर्ट अप किए और 15%, 17%, 19% भी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पे हमारी न्यूज जो है सारी कंप्लीट होती है और अभी इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हमने नेपाल को लेकर न्यूज डिस्कस करी थी। जो लिपु लेक, कालापानी, लिम्पेद्रा वाला रीजन है वहां पर ऐसा कहा जा रहा है, उनके सीडीओ ने हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स को लिख के दिया है कि आप नेपालीज जो हैं उनको फ्री मूवमेंट के लिए रोकिए मत। फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ने दूसरी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल को इस तरीके से कुछ लिख के दिया हो। एटलीस्ट नेपाल के बारे में तो ये चीज कही जा सकती है। अभी तक ये जो सिचुएशन थी ये डिप्लोमेटिक लेवल पर इस चीज के बारे में बात करी जाती थी, बट अभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल जो है वो इस चीज को लेकर इन्वॉल्व हो गए एक दूसरे के साथ। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। काफी सारे पॉइंट्स हमने देखे थे। 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे कर दिया है, एमफिल को स्क्रैप आउट कर दिया है और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात करिए 2030 तक। इसके अलावा 34 साल के बाद ये हमारी पॉलिसी आई है। पहली पॉलिसी 1968 में, फिर 1986 में आई थी। इस बार जो ये पूरा ड्राफ्ट बनाया गया था ये पैनल था के कस्तूरीरंगन के अंदर में बनाया गया था। 2018 में ही ये जो ड्राफ्ट था बाहर कर दिया गया था पब्लिक डोमेन के अंदर, ताकि लोग अपना फीडबैक इसके ऊपर दे सके। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम डिजिटल एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, 6% ऑफ जीडीपी देने की बात कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। दीक्षा हमने पोर्टल भी लॉन्च किया था क्योंकि हम टीचर्स की एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि टीचर्स अगर इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, वो खुद एजुकेटेड होंगे, तो वो क्रैम जो मेथड्स होते हैं, अभी तक रटने वाले मेथड्स होते हैं जो बच्चों को कराए जाते थे, वो नहीं कराएंगे। अगर उनको वेरियस मेथड्स पता है पढ़ाई कराने के तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। देन इसमें हमने एक परख करके भी एक असेसमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हमारा जो टारगेट है 2030 तक 100% करने का है। देन हमने इसके बाद और चीजें देखी थी इसके अंदर कि कोडिंग, वोकेशनल एक्टिविटीज, जो मार्केट ड्रिवन स्किल्स है ना उसके बारे में जानकारी देंगे और साथ में इंडिजिनस नॉलेज जो हमारा कल्चर हमें देता है उसके बारे में भी नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। टीचर एजुकेशन पे ध्यान दिया जाएगा, टेक्नोलॉजी लाई जाएगी एजुकेशन के अंदर, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा और प्रोफेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जाएगा। देन एक रेगुलेटर बनाया जाएगा इसके अंदर जो कि एक ओवरऑल रेगुलेटर रहेगा सभी यहां पर जो हायर कोर्सेज होते हैं उनके लिए। देन साथ में कॉलेज एफिलिएशन जो है अगले 15 सालों में खत्म कर दिया जाएगा। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा ताकि ईजियर हो एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर होना। देन फ्यूचरिस्टिक प्लान है, ये आप जानते ही हैं। देन इसके अलावा एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी। देन 5+3+3+4 भी मैंने आपको समझाया था कि 10+2 से हम शिफ्ट कर रहे हैं 5+3+3+4। देन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था दैट न्यू हायर एजुकेशन पॉलिसी विल मेक एन इक्विलिब्रियम बिटवीन करंट डिमांड
ऑफ द मार्केट एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, 150 वर्ड्स में मुझे बताइएगा। फिर हमने डिस्कस किया था लैब्स ऑन व्हील्स के बारे में, टेस्टिंग फैसिलिटीज इंक्रीज करने के लिए इसको लेके आए हैं, क्योंकि हॉस्पिटल और लैब्स के ऊपर अभी प्रेशर बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पर टेस्टिंग फैसिलिटीज जो थी उतनी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लोग जो थे वो ज्यादा टेस्ट के लिए आ रहे थे। अब लैब्स में क्या होगा, हर लैब के अंदर यहाँ पे 20 एम्बुलेंसेज दी गई और 20 लैब्स हैं, हर लैब के अंदर 12 काउंटर्स हैं, तो एक तरीके से हॉस्पिटल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लैब्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कुछ हद तक शेयर हो जाएगी और नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो इंक्रीज करे जा सकेंगे हमारे यहाँ पर। तो आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जो अभी 10,000 से 19,000 टेस्ट हो रहे थे उससे भी ज्यादा होने लग जाए। फिर हमने आरबीआई के बारे में देखा था, कोविड की वजह से हमें पता है कि इकोनॉमी डाउनटर्न में थी, कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं। इसी वजह से आरबीआई ने एक मेजर लेते हुए जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट था उसको डाउन किया है, ताकि बैंक्स जो है अपने पास पैसा रखें और आगे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को वो पैसा दे। इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को पैसा देंगे तो यहाँ पे बिजनेस उनका फ्लोरिश करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और जो इकोनॉमी है बैक ऑन ट्रैक आने के चांसेस बने रहेंगे। इसके अलावा हमने AIIB के बारे में देखा था, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर जिन, वो दोबारा से यहाँ पे इलेक्ट होके आए हैं। इन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट नहीं है, ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट है और हमारे डिसीजन जो होते हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रख के दिए जाते हैं। इवन तो जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और चाइना ने ही कहा था इस तरीके के बैंक को बनाने के लिए। 26% शेयर चाइना का है इसके अंदर और सिर्फ 7.62% इंडिया का है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पैसा दिया गया है वो इंडिया को दिया गया है, क्योंकि कोविड-19 से फाइट करने के लिए इंडिया को पैसा देना जरूरी था। और भी दूसरे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे AIIB पैसा दे रहा है इंडिया को और बाकी सारी कंट्रीज को, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर या दूसरे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिचुएशन बाय सिचुएशन देखेंगे, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट देखेंगे, जहां हमें लगेगा पैसा देना बनता है वहां पे हम लोन जो है दे देंगे। इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बताया था कि जो ये इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे WHO और AIIB, तो क्या वो एपॉलिटिकल होते हैं नेचर में? ये आपको 100-150 वर्ड्स में लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे WHO का एग्जांपल देखें और AIIB दोनों का बिल्कुल अपोजिट एग्जांपल है। एक तरफ तो एक इंस्टीट्यूट है जो कि एपॉलिटिकल डिसीजन ले रहा है, दूसरी तरफ एक इंस्टीट्यूट है जिसके ऊपर एक्यूजेशन लगाए जाते हैं पार्शियलिटी के लिए। देन हमने नेक्स्ट देखा था हाई प्राइसेस जो कि पल्सेस के हो रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारी न्यूट्रिशियस डाइट हम लेते थे वो चेंज हो चुकी है। प्रोटीन रिच डाइट जो है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज हमने देखा है। कोविड के टाइम पे हुआ क्या, काफी सारी जो कमोडिटीज थी उसके प्राइसेस इंक्रीज हो गए, लेकिन धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन देखा गया कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर, खासतौर पे सीरियल्स के अंदर। लेकिन जो प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स थे इवन इंक्लूडिंग पल्सेस, वहां पर अभी भी प्राइस जो है वो काफी ज्यादा है और इसी वजह से हमारी जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट होती जा रही है। इसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो भी हमें देखने को मिल सकते हैं। देन हमने डिस्कशन किया था ड्रास्टिक जंप इन स्टेट्स क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट। मैंने आपको पॉजिटिविटी रेट के बारे में बताया था, 100 लोगों पे टेस्ट किया जाता है तो कितने पॉजिटिव निकलते हैं। यहाँ पे नेशनल एवरेज जो है वो 11.2 की है, बिहार का नंबर काफी ज्यादा है, वेस्ट बंगाल का 14.51, पुदुचेरी का भी ज्यादा है और महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा हमें नंबर देखने को मिला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था देखिए 5% या उससे कम ये रेट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप रिलैक्सेशन की मोड में जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे काफी सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 5% तो बहुत दूर है उनसे, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर उन्होंने 1.80 अचीव किया, जैसे अरुणाचल। नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स है, जो ऊपर माउंटेनियस रीजन वाले स्टेट्स हैं, वहां पर रेट जो है 5% से नीचे मेंटेन किया हुआ है और परफॉर्मेंस उनकी काफी अच्छी रही है। इसके अलावा निमेंस में जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी कहा कि 5% या इससे नीचे आने पर ही हम लोग कुछ रिलैक्सेशन के मोड में जा सकते हैं। और ये भी कहा गया कि देखिए पहले हमारा जो रेट था स्टेट वाइज वो 5% से कम ही था, लेकिन जैसे जैसे हमने लॉकडाउन को रिलैक्स किया ये जो रेट था कुछ स्टेट्स के लिए इंक्रीज हो गया। अब ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो पूरा न्यूज था हिंदू का एनालिसिस वो हमने कंप्लीट किया है। हमने मेन्स के क्वेश्चन भी डिस्कस किए, ये भी देखा कि प्रीलिम्स में क्या पूछा जा सकता है, मेन्स में क्या पूछा जा सकता है और इंटरव्यूज में क्या पूछा जा सकता है। जब भी आप अपना तैयारी करते हैं, जब भी हिंदू पढ़ते हैं, ये तीनों चीजों को ध्यान में रख के ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स की न्यूज है वही आपसे प्रीलिम से पूछी जाएगी। उसमें से आपको देखना पड़ेगा कि मेंस के ऊपर कैसा क्वेश्चन बन सकता है, और यही करंट अफेयर्स ही होते हैं, इनके ऊपर आपसे ओपिनियन मांगा जाता है जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं। कुछ अलग नहीं पूछा जाता है, सेम चीज ही प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से वही चीज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, इंडिया नेपाल रिलेशन जो है प्रीलिम्स में पूछा जाएगा तो आपसे कालापानी रीजन के बारे में पूछा जाएगा कि इसकी लोकेशन बताइए, ठीक है। मेंस में पूछा जाएगा तो इंडो नेपाल रिलेशंस के बारे में पूछा जाएगा, और इससे ये भी पूछा जा सकता है कि डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर दोनों के बीच में अभी क्या बात चल रही है, बॉर्डर एरिया डिस्प्यूट को लेकर आप बताइए, इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा बताइए इंडिया नेपाल के रिलेशन कैसे, और रिसेंटली ऐसा क्या एक इवेंट हुआ था जो कभी पहले हिस्ट्री में, इंडिया नेपाल की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। प्रीलिम्स में सगोली ट्रीटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आपको न्यूज इस तरीके से ही पढ़नी है कि तीनों इंटीग्रेशन लेवल पे आपकी तैयारी हो जाए, प्रीलिम्स की भी, मेंस की भी और इंटरव्यू की भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।